मंगल हमेशा से ही इंसानों के लिए एक खोज का विषय रहा है। इस लाल गोले का सुर्ख रंग हमें डराता जरूर था, मगर इसकी रहस्यमय सूरत हमें इसमें दफन राजों को फाश करने के लिए प्रेरित करती थी। यही कारण है कि हम पिछली कई सदियों से मंगल पर आंखें जमाए बैठे हैं। मंगल ने हमें अतीत में कई ऐसे पल भी दिए हैं जब हमें आश्चर्य और कौतूहल दोनों की अनुभूति एक साथ हुई। आज इंसान मंगल को अपने भविष्य के रूप में देखता है। पृथ्वी पर अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा जीवन अपना अगला ठिकाना मंगल पर ही देखता है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि वास्तव में इंसानों का मंगल पर स्थानांतरण कैसे होगा। आखिर कैसे हम इंसान इस वीराने को आबाद करेंगे और यहाँ अपनी बस्तियां बसाएंगे। टेराफॉर्मिंग और कॉलोनाइजेशन के इस फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट से वाकिफ होने के लिए बने रहे इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक। मंगल आज हमारे सपनों की मंजिल, आने वाले कल की हकीकत बनने वाला है। तो फिर आइए क्यों ना आज के इस वीराने मंगल का नजदीक से एक जायजा लें। धरती से करीब 14 करोड़ मीलों की दूरी पर मौजूद ये ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है। ये एक ट्रांजिशनल प्लैनेट है क्योंकि इसके बाद गैसीय ग्रहों की शुरुआत होती है। मंगल एक ठोस ग्रह है। इसकी सतह अधिकतर आयरन, निकल और सल्फर से बनी हुई है। यही कारण है कि इसका रंग सुर्ख लाल है। हालांकि इसकी सतह का तापमान इसके रंग से उलट काफी कम है। मंगल का एवरेज सरफेस टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस रहता है। पोलर रीजन्स पर तो यही टेम्परेचर -140 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसके ध्रुवों पर जमे हुए पानी, गैसों की आइस कैप्स भी मौजूद हैं। बात करें अगर इसके वायुमंडल की, तो मंगल एक विरल वायुमंडल वाला ग्रह है। इसका वायुमंडल पृथ्वी की अपेक्षा 1% से भी कम घना है और यही कारण है कि यहाँ सतह पर कोई एयर प्रेशर फील ही नहीं होता। मंगल के वायुमंडल की संरचना अधिकतर 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.6% नाइट्रोजन और शेष 0.1% हिस्से में ऑक्सीजन और आर्गन जैसी गैसें मौजूद हैं। जहाँ तक बात मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी की है, तो वैज्ञानिक इस बात को लेकर आज तक भी सशंकित हैं। बेशक हम आज इस ग्रह की सतह पर तरल रूप में पानी की खोज नहीं कर पाए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मंगल ग्रह पर पानी ही नहीं है। पिछले कई दशकों से हमारी मंगल पर रिसर्च ने ये साबित किया है कि वास्तव में मंगल ग्रह लाइफ को होस्ट करने के लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट साबित हो सकता है। यहाँ कभी वो तमाम परिस्थितियाँ मौजूद रही होंगी जिसने जीवन को फलने फूलने के लिए एक अनुकूल वातावरण दिया होगा। फिर चाहे वो यहाँ की सतह पर बहता पानी हो या फिर इसकी फिजाओं में बह रही हवा में मौजूद ऑक्सीजन। जीवन के जिस रूप को हम आज पृथ्वी पर देखते हैं, शायद एक दौर में वो मंगल पर भी मौजूद रहा होगा। वो सभी कंडीशंस, वो सभी फैक्टर्स जो जिंदगी को सांसें भरने के लिए एक अनुकूल वातावरण देते हैं, शायद अतीत में मंगल पर पहले से ही मौजूद हो। मगर कालांतर में यहाँ पर कुछ ऐसे बदलाव आए जिसने इस ग्रह के जैविक तंत्र को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। यहाँ से जीवों को विलुप्त कर दिया और सतह पर बहती नदियों को सुखाकर खुश्क दर्रों में बदल दिया। वैज्ञानिकों का इस बात पर विश्वास है कि हम फिर एक बार मंगल की फिजाओं को आबाद कर सकते हैं। जिस जीवन ने यहाँ पर दम तोड़ दिया था, हम फिर से उसे एक बार रिवाइव कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए हमें एक लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरना होगा। इस कड़ी में मंगल ग्रह पर तापमान को बढ़ाने से लेकर वहाँ वायुमंडल में पुनर्निर्माण तक सभी बड़े बदलावों को कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल तौर पर लाना होगा। बेशक ये हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ऐसा करने के लिए हमें बेशुमार पैसे, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी और शायद उससे भी कहीं ज्यादा हमें किसी ऐसे विजनरी इंसान की जरूरत होगी जिसे इस सपने को साकार करने में दिलचस्पी हो, और शायद वो इंसान पहले से ही मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पेसएक्स के फाउंडर एलोन मस्क की, जिन्होंने इंसानों को धरती से स्थानांतरित करके मंगल ग्रह पर ले जाने का प्लान बनाया है। बेशक मस्क इस रेस में अकेले नहीं है, बहुत से और भी प्लेयर्स इस मुकाम पर पहुंचने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, मगर मस्क और उनकी स्पेसएक्स इस रेस में उन सब से काफी आगे है। स्पेसएक्स के पास प्रैक्टिकली मार्स तक जाने के प्लान्स मौजूद हैं। उनके पास वो रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनकी मदद से इंसानों को मंगल तक भेजा जा सकता है। साथ ही उन्हें वहां पर बसाने की पूरी प्लानिंग है स्पेसएक्स के पास। इससे पहले कि हम स्पेसएक्स के मार्शियन कॉलोनाइजेशन और टेराफॉर्मिंग के प्लान पर आएं, आइए इस ट्रिप की कुछ अहम डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। अर्थ और मार्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 33.9 मिलियन माइल्स है। अर्थ और मार्स दोनों ही प्लैनेट्स एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिसके कारण इनके बीच के फासले घटते और बढ़ते रहते हैं। हर 2.5 साल में वो समय आता है जब ये दोनों ग्रह अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होते हैं।
ऐसे में मंगल पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट भेजने का ये एक सुनहरा मौका होता है। 3 से 8 दिनों की ये लॉन्च विंडो हमें मार्स की एक कन्वीनियंट एक्सेसिबिलिटी देती है। इस दौरान लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट कम से कम वक्त और कम फ्यूल खर्च करते हुए मंगल की ऑर्बिट तक पहुंच जाते हैं। ये सफर करीब 8 महीने का होता है। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ऑर्बिट लीव करने के बाद अगले 250 दिन तक डीप स्पेस में ट्रेवल करना होगा। फिर कहीं जाकर एक दिन उस रॉकेट की खिड़की से ये लाल ग्रह का नजारा आएगा और अगले कुछ 1.5 घंटों में ये मिशन अपने सबसे टफेस्ट फेज से होकर गुजरेगा। ये लैंडिंग सीक्वेंस है। स्पेसएक्स का स्टारशिप कुछ इस अंदाज में एक वर्टिकल लैंडिंग करेगा और यहाँ से इस सर्वाइवल की ये जंग शुरू होती है। दरअसल स्टारशिप की इस फ्लीट में पहले मार्शियन सेटलर्स का एक दस्ता होगा। ये वो पहले इंसान होंगे जो मंगल को इंसानों के जीने लायक बनाने के लिए अपने जीवन का दान करेंगे। हो सकता है इनकी ये मंगल यात्रा वन वे हो, यानी वे वापस कभी पृथ्वी पर आ ही न पाएं, या फिर कई सालों बाद उन्हें पृथ्वी पर आने का मौका मिले। खैर, इनका अंजाम चाहे जो हो, मगर यहाँ पर ये आने वाली चुनौतियों से दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। इस सिलसिले में इन्हें सबसे पहले एक बेस यूनिट तैयार करनी होगी। ये मार्शियन कॉलोनाइजेशन की पहली कड़ी है। इसके अंतर्गत यहाँ पर ऐसे शेल्टर्स बनाए जाएंगे जहाँ इन मार्शियन सेटलर्स के रहने की व्यवस्था होगी और यहीं पर तमाम वैज्ञानिक प्रयोग और रिसर्चेस के लिए लैब भी मौजूद होगी। साथ ही इन खास किस्म के शेल्टर्स में कुछ विशेष ग्रीन हाउसेस भी होंगे जहाँ पर खेती की जाएगी। जी हाँ, मार्स पर बसने को गई इस इंसानी सभ्यता को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना होगा। पहले अपने भोजन की व्यवस्था और फिर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी का इंतजाम, सब कुछ इन मार्शियन सेटलर्स को खुद ही करना होगा। बेशक उन्हें शुरुआती कुछ सालों तक अर्थ से फूड और वाटर की सप्लाई मिलती रहेगी, पर एक बार जैसे वहां पर इन सब चीजों का इंतजाम हो जाएगा, ये सप्लाईज भी रोक दी जाएंगी। वैज्ञानिकों ने अभी से ऐसा करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर ही रहते हुए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया गया है जैसा कि हमें मंगल पर मिलेगा। इन्हीं परिस्थितियों में कुछ ऐसे ग्रीन चैम्बर्स बनाए गए हैं जहां पर हीट, लाइट और वाटर सभी एक कंट्रोल्ड और लिमिटेड एनवायरनमेंट में है। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के तौर पर वैज्ञानिकों ने बेहद वेल ग्रोन्ड वेजिटेबल्स पाए। उन्होंने आलू, टमाटर, गाजर, गेहूं और घास जैसी बहुत सी फसलें उगाई और जो बेहद अच्छी तरह से उगी। यानी अब खाने का मामला तो सेट है। बात जहां तक रही मंगल पर खेती करने की, तो इस काम को अंजाम देने की प्रेरणा हमें मशहूर हॉलीवुड फिल्म द मार्शियन से मिलती है, जिसके एक कैरेक्टर मार्क वेटनी ने मंगल ग्रह पर अपने मल से खाद तैयार की थी। अब क्योंकि मंगल की मिट्टी में सिवाय नाइट्रोजन के वो सभी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिनकी जरूरत मंगल पर फसलों को उगाने के लिए पड़ेगी। बट हियर इज अ गुड न्यूज, और वो ये है कि इंसानी मल यानी कि पॉटी में ढेर सारा नाइट्रोजन मौजूद होता है। अगर हम किसी तरह से इन मार्शियंस के मल से पैथोजेंस को मार गिराते हैं, जो कि इजीली मंगल के जमा देने वाले टेम्परेचर में एक्सपोज कर देने पर मुमकिन है, तो वाकई हमारे लिए ऑर्गेनिक खाद का जुगाड़ भी हो जाएगा। और जहाँ तक बात रही यहाँ पर पानी के इंतजाम की, तो वो फंडा भी बेहद सिंपल है। दरअसल जिस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम अब तक बतौर जेट फ्यूल यूज करते आए थे, अब यही हमें पानी बनाकर देने वाले हैं। कैसे? अगेन यहाँ पर हम सिंपल केमिस्ट्री यूज करेंगे। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसेस को एक साथ इन्फ्यूज करने पर रिजल्ट में हमको वाटर यानी कि पानी मिलता है। तो कुछ इस तरह हम शुरुआती दौर में पानी का इंतजाम कर लेंगे, मगर जब यही काम हमें बड़े स्तर पर करना होगा तो उसके लिए इतनी सारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस कहाँ से आएगी? घबराइए नहीं, इस शंका का भी समाधान है हमारे पास। दरअसल उस सूरत में हम मार्स के पोलर रीजन्स को रीच आउट करेंगे, जहाँ पर जमी हुई इन आइस कैप्स को पिघलाकर उनसे तरल पानी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। मार्शियन हैबिलिटेशन के इस स्टेज पर आते आते हम इतने विकसित हो चुके होंगे कि अब हम यहाँ पर अपने मेगा प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेराफॉर्मिंग की, एक ऐसा अभियान जिसके अंतर्गत आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम रूप से मंगल को हीट अप किया जाएगा, जिससे मार्स का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और यहाँ वो तमाम बदलाव आएंगे जो कि भविष्य में मंगल की बेजान पड़ी सतह पर जीवन के बीज को अंकुरित करने में सहायक साबित होगी। इस कड़ी में मार्स पर एक बेहद बड़ा अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत यहाँ बेहद बड़े बड़े ग्लास पैनल्स को डिप्लॉय किया जाएगा। ये बेहद बड़े शीशे सूरज से आ रही रोशनी को मंगल के वायुमंडल की ओर रिफ्लेक्ट कर देंगे, जिससे ये गर्मी मंगल में ही कैद होकर रह जाएगी। इस दौरान मंगल पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस प्रक्रिया को और भी तेज कर देगी। इसके साथ ही मंगल के वायुमंडल पर भी काम साथ साथ चल रहा होगा। हमारी जानकारी के अनुसार आज से कई लाखों साल पहले
जब मंगल ने अपने मैग्नेटोस्फीयर को खोया था तो उसने अपने वायुमंडल को एक ही झटके में तबाह कर दिया। आज मंगल का वायुमंडल अत्यंत विरल और हल्का है। यही कारण है कि ये सूर्य से मिल रही गर्मी को अपने भीतर संजोकर रखने में कारगर नहीं है। पर जब इस वायुमंडल को पूरी तरह से हील कर दिया जाएगा तो वहाँ पर हमें ये फिनोमिनन साफ साफ देखने को मिलेगा। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी मार्शियन कॉलोनी काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी होगी। अब हम इंसान पूरे मंगल पर अपनी अलग अलग स्थायी बस्तियां बनाकर रहने लगे होंगे। इस दौरान पहले मार्शियन सेटलर्स का जत्था तो मर चुका होगा या फिर बेहद बूढ़ा होकर वापस धरती की ओर लौट आया होगा। फिलहाल यहाँ पर दूसरी और तीसरी पीढ़ियां काम कर रही होंगी। यहाँ तक आते आते मंगल पर ऑलमोस्ट वो सभी बदलाव आ चुके होंगे जिन्हें जहन में लेकर हमने यहाँ पर अपने काम की शुरुआत की होगी। जहाँ तक बात टेराफॉर्मिंग की है तो ये संभावित है कि अगले कुछ और सालों तक लगातार इसी तरह से मंगल को हीटअप करने, उसके एनवायरनमेंट को हील करने और तो और मंगल पर एक एक्टिव वाटर साइकिल के जन्म लेने के बाद यहाँ की दम घोंटू फिजाओं में ऑक्सीजन का संचार भी शुरू हो चुका होगा, जो कि यहाँ काफी हद तक पृथ्वी जैसे ही वातावरण को जन्म देगा। हालांकि ये एक बेहद लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसे एक हकीकत बनने में अभी भी कई दशकों का वक्त लग सकता है। तब तक के लिए इंसानों को मंगल पर वैसे ही रहना होगा जैसे कि वो अपने पहले दिन यहाँ पर रहने आए थे, यानी कि अब भी वो खुलेआम मंगल की सतह पर नहीं घूम सकते। उन्हें प्रेशराइज्ड सूट्स पहनने ही होंगे और साथ ही ऑक्सीजन के लिए भी हम अपने आर्टिफिशियल सिस्टम पर ही निर्भर करते होंगे। बट बाय द टाइम ये सब कुछ पीछे छूट जाएगा, क्योंकि मंगल पर तेजी से चल रहे बदलाव वहाँ पर क्रांति लेकर आएंगे और यहाँ पर भी जीवन कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा कि यहाँ धरती पर है, खुशहाल और सुगम। आज जिस जीवन को हम धरती पर फलता फूलता देखते हैं वो अतीत में कभी मंगल से माइग्रेट करके यहाँ पर आया था और कालांतर में आने वाले बदलावों के चलते हमने अपने बीते हुए कल की स्मृतियां खो दी और यहाँ पर बुनियाद से जीवन ने अपने वजूद की दास्तान लिखनी शुरू की। ये महज चंद सवाल नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में जुटे वैज्ञानिकों के लिए उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। पिछली कई सदियों से वैज्ञानिक, जब से कि इंसानों ने अंतरिक्ष और बाहरी ग्रहों को लेकर चेतना हासिल की है, तब से ही इन विषयों पर रिसर्च करने में जुटा हुआ है। ऐसे में ये केवल चंद मामूली सवाल न रहकर उससे कहीं ज्यादा और बेहद जटिल और कठिन मैटर ऑफ रिसर्च है। देखिए, हम सब जानते हैं कि विज्ञान उस चिड़िया का नाम है जो हमें किसी भी घटना के पीछे के कारण और उससे पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताती और समझाती है। विज्ञान के इसी दामन को थामकर आज से चंद दशकों पहले सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। कोपरनिकस ने लोगों की भ्रांतियों को तोड़कर ये साफ किया कि धरती चपटी नहीं बल्कि गोल है और ये ब्रह्मांड का केंद्र नहीं बल्कि खुद एक ग्रह है जो कि सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। आगे चलकर गैलीलियो ने अपनी ही बनाई दूरबीन से अंतरिक्ष को निहारा और पाया कि सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी की तरह कई और भी ग्रह चक्कर काट रहे हैं। लिहाजा हम पहले भी इन ग्रहों के वजूद से वाकिफ थे, मगर इस बार हम इन्हें अपनी आंखों से देख पा रहे थे। 20वीं सदी आते आते इंसानों की बादलों के पार के जहान को जानने की इच्छा और अधिक प्रबल हो गई और हम सितारों और ग्रहों के विषय से ऊपर उठकर एलियंस और एक्सोप्लैनेट्स जैसे टॉपिक्स पर बात करने लगे। बेशक ये सब कुछ उस दौर में काफी अजीब और नया था। किसी को इसकी कुछ खास समझ नहीं थी और होती भी कैसे। आखिर ये सब बातें उस दौर में कुछ परिकल्पनाओं और इंसानी दिमागों की ही उपज थीं। मगर आज जब हमारे पास ये आधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है, आज जब हम ये बखूबी जानते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में जाहिरी तौर पर जीवन सिर्फ धरती तक ही सीमित होकर नहीं रह सकता है, हर हालात में धरती के अलावा भी अन्य कई ग्रहों और चंद्रमाओं पर जीवन मौजूद हो सकता है। ऐसे में हमारी निगाहें अक्सर सौरमंडल के चौथे ग्रह मंगल की ओर मुड़ जाती हैं। भला मंगल के अलावा सौरमंडल में दूसरा ऐसा कौन सा ग्रह है जो जीवन को सांसें भरने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण मुहैया कराए? मगर आज हम आपके मार्शियन लाइफ को देखने के नजरिए को एक कंप्लीट डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने वाले हैं, क्योंकि आज हम उस संभावना की तलाश करेंगे जो इस ओर इशारा करती है कि आज के दिन जिस जीवन को आप धरती पर देख रहे हैं वो वास्तव में अतीत में काफी पहले मंगल से ही विस्थापित होकर यहाँ धरती तक आया था। जब कभी भी बात धरती के बाहर उसके किसी दूसरे कोने में जिंदगी की आती है
तो हमारी आंखें मंगल पर ही आकर रुक जाती हैं। सौरमंडल का चौथा ग्रह जो देखने में सुर्ख लाल है, जिसकी फिजाएं बेहद सर्द और जमा देने वाली हैं, क्या वो जिंदगी को सांसें भरने में मददगार साबित हो सकता है? इसी सवाल के जवाब की तलाश ने पिछले 5 दशकों में वैज्ञानिकों को इस ग्रह के भीतर झांकने पर मजबूर कर दिया है। हमने आज तक मंगल पर न जाने कितने ही मिशंस को अंजाम दिया है, जिसके अंतर्गत हमने इसके इतिहास और भविष्य से जुड़ी संभावनाओं की तलाश जारी रखी है। अतीत के दिनों में हमारा सौरमंडल बहुत से बदलावों का साक्षी बन रहा था। जहां एक ओर मंगल ने अपने वायुमंडल को खोकर यहां मौजूद पानी का पूरी तरह से नाश होते देखा, तो वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर कुछ ऐसे संयोग बने कि यहां जीवन के सृजन के लिए उचित परिस्थितियां बननी शुरू हुईं। ये बेहद अजीब सा दौर था, जहां एक ओर जीवन अपने अंत के मुहाने पर खड़ा था, तो वहीं दूसरी ओर एक अन्य ग्रह पर जीवन जन्म लेने की कगार पर था। पिछले 5 दशकों में मंगल पर हुई खोज की बदौलत आज हम इस निष्कर्ष पर तो पहुंच चुके हैं कि आज से करोड़ों साल पहले मंगल की सतह पर जीवन तो जरूर मौजूद था। वहां वर्तमान की पृथ्वी की तरह ही नदियां बहा करती थी, जिसमें पानी तरल अवस्था में मौजूद हुआ करता था। इसी के साथ मंगल के पास अपना एक मोटा वायुमंडल भी था। वो वायुमंडल हमारी पृथ्वी की तरह काफी घना और सघन था। इसमें बहुत सी गैसें मौजूद थी जो मंगल को सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर सकती थी। साथ ही मंगल पर एक एक्टिव ग्रीन हाउस इफेक्ट भी मौजूद था, जिस कारण मंगल की सतह अपने आप में गर्मी कायम रख पाने में सक्षम थी। उस दौर में मंगल का औसतन तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच हुआ करता था, जो कि आज जमा देने वाले नेगेटिव टेम्परेचर्स में बदल चुका है। भले ही आज हम मंगल की सतह पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, मगर इतिहास में ये एक हकीकत थी। हमारी अब तक की स्टडीज और रिसर्च ये बात साफ करती हैं कि भूतकाल में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसने मंगल पर जीवन को हमेशा के लिए नष्ट करके रख दिया। यूं तो मंगल पर खत्म हुई जिंदगी को समझाती बहुत सी परिकल्पनाएं मौजूद हैं, मगर उनमें से सबसे लॉजिकल है ये सोलर फोटॉन्स इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसके अनुसार आज से करीब 400 करोड़ साल पहले, जब सौरमंडल की उम्र महज चंद करोड़ साल की ही थी, तब अचानक एक रोज सूर्य से घातक रेडिएशन और यूवी फोटोन पार्टिकल्स की एक आंधी उठी। ये एक भयानक सोलर स्टॉर्म था जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को झुलसा कर रख दिया। सूरज से निकलने वाले प्लाज्मा के ये चार्ज्ड पार्टिकल्स जब मंगल के बाहरी आवरण यानी कि उसके वायुमंडल से टकराए तो उसके भीतर तक जा पहुंचे, जिसके बाद वायुमंडल को बहुत क्षति हुई। मंगल ग्रह का वायुमंडल पूरी तरह से सुराखों से भर गया, जिस कारण अचानक मंगल की एटमॉस्फेरिकल डायनेमिक्स में बदलाव आए। सतह से प्रेशर रिलीज होकर स्पेस में जाने लगा, जिसके चलते पूरे ग्रह के तापमान में एक इमेंस चेंज देखने को मिला। इवेंचुअली इस घटना का नतीजा ये रहा कि मंगल की सतह से सारी हीट और तरल पानी का नाश हो गया। इस बीच इस बात की आशंका भी बेहद प्रबल है कि पानी से जुड़े जीवों ने इसी क्षण दम तोड़ दिया होगा। हमारी समझ के अनुसार एंशिएंट मार्स पर बहने वाली नदियों और झीलों में सबसे पहले जीवन का उदय हुआ होगा, ठीक उसी प्रकार जैसे आज से करीब 370 करोड़ सालों पहले यहाँ धरती पर सबसे शुरुआती लाइफ फॉर्म्स ने जन्म लिया था। अगर हम मंगल और पृथ्वी पर जीवन की मौजूदगी के समय को साइड बाय साइड देखेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में धरती पर जीवन का उदय तब हुआ जब लगभग मंगल पर जीवन खत्म होने की कगार पर था, संयोगवश या किसी खास वजह के चलते। मगर इन दोनों ग्रहों पर जीव के जन्म और मरण का समय लगभग एक सा ही है। इन दोनों घटनाओं का सीक्वेंशियली एक ऑर्डर में होना मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। यही ख्याल जब अपने जहन में रखकर वैज्ञानिकों ने अपनी खोज आगे बढ़ाई तो उन्होंने मंगल की सतह पर तैनात क्यूरियोसिटी रोवर की मदद से एक 300 करोड़ साल पुरानी चट्टान, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक थी, उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए। इससे पहले भी मंगल पर क्यूरियोसिटी ने मीथेन के ट्रेसेस को डिटेक्ट किया था। वैज्ञानिकों ने मंगल पर जीवन की मौजूदगी के शक को यकीन में बदल कर रख दिया है। खासकर मंगल का गेल क्रेटर वो स्थान है जहां पर निरंतर एंशिएंट लाइफ और अतीत में मंगल पर बहने वाली नदियों और झीलों के प्रमाण मिलते रहे हैं। क्यूरियोसिटी और अन्य मार्स रोवर्स ने जब इस मिट्टी के नमूनों का अध्ययन किया तो बहुत से खुलासे हुए, जिससे वैज्ञानिकों को ये मालूम पड़ा कि मार्शियन सॉइल में मौजूद इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में थियोफीन, बेंजीन, टॉलीन और कुछ छोटी कार्बन चेन्स जैसे कि प्रोपीन और ब्यूटीन मौजूद थी।
इसके अतिरिक्त ये बात भी ध्यान देने वाली है कि जिन स्थानों पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं उनके नजदीक ही मिट्टी में सल्फर की मौजूदगी भी है, जो इस ओर इशारा करती है कि आज से करोड़ों साल पहले इंसान जैसे ही सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पर वास था, जो हमसे मिलते जुलते ही बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को शेयर करते थे। ये वाकई अद्भुत है। मगर इसी के साथ यहाँ सवाल ये भी है कि क्या ये लाइफ फॉर्म्स वहाँ से माइग्रेट होकर धरती पर आई थीं और इनसे ही हमारा यानी कि इंसानों का भी जन्म हुआ है? ये कुछ उस कहानी से मेल खाता है जो कि हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में सुनाई थी। बात सुनने में ही काफी अजीब और चौंकाने वाली लगती है कि मंगल से सफर करके माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म यहाँ पृथ्वी तक पहुँची हैं। मतलब ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मंगल से जीवन का सफर तय करके अंतरिक्ष के बेहद बड़े फासलों को तय करना और फिर यहाँ पृथ्वी पर यानी कि अपने नए घर पर आकर जीवित रह पाना, ये समझने भर से ही आश्चर्य महसूस होता है। वास्तव में इस प्रश्न का कोई तार्किक यानी कि लॉजिकल जवाब तो वैज्ञानिकों के पास आज भी नहीं है। हमारे पास इसे समझाती परिकल्पनाएं भरी हैं, जिनमें से कुछ के अनुसार मंगल से यहाँ पृथ्वी पर अनुनाकी नामक एक देवदूत आए, जिन्होंने अपनी संतानों को जन्म दिया और वो आगे चलकर इंसानों के रूप में उदित हुए और उन्होंने समूची पृथ्वी पर अपना हक जमाया और कुछ इस तरह से मानवों का सृजन हुआ। लिहाजा ये थियरी सिवाय एक लेखक की फिक्शनल स्टोरी के सिवाय कुछ और नहीं लगती। वहीं दूसरी ओर मेटेओराइट थ्योरी है, जिसके अनुसार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर आने वाले उल्कापिंडों में पानी और अन्य खनिजों के साथ जीवन का माइक्रोबियल रूप भी मौजूद था। जब भी उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल को चीरते हुए यहाँ की सतह पर गिरे तो कुछ सैकड़ों सालों में वो यहाँ की मिट्टी में आकर मिल गए, जिसके चलते वे जिंदगी के जिस रूप को अपने आप में छिपाए बैठे थे, उन्होंने पृथ्वी की सतह पर उसे उगलना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। यहाँ संयोग से वैसे माहौल बने जिसके चलते जीवन फल फूल गया और हमें पृथ्वी का ये स्वरूप देखने को मिला। हमारी इन सभी उलझनों को सुलझा सकता है हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल, जिसकी यात्रा पर हम आपको लेकर चलने वाले हैं। इस बीच हम ये जानेंगे कि आखिर अतीत में ऐसा क्या हुआ था कि अचानक इस हरे भरे ग्रह से जिंदगी का नाश हो गया, और वास्तव में उन प्राणियों का क्या हुआ जो मंगल पर रहा करते थे। क्या वे भी मंगल पर आई प्रलय में समा कर गर्त हो गए, या आज जो हम जीवन धरती पर देखते हैं वो उन्हीं मंगलवासियों की देन है? इन सभी सवालों से पार पाने और मंगल पर बदलते मौसम की खबर लेने के लिए आज की ये डॉक्यूमेंट्री अंत तक जरूर देखें। इससे पहले कि हम मंगल और वहां पर मौजूद प्राचीन जीवन के सबूतों पर आएं, आइए जरा बात करते हैं इस असीम ब्रह्मांड में जीवन के चित्र विचित्र समीकरण पर। देखिए, यहाँ एक बात तो पक्की है, और वो ये कि हमारा ब्रह्मांड जीवन पैदा करने की असीमित ऊर्जा के साथ बना है। यहाँ पर हर क्षण जीवन बनता और बिगड़ता रहता है। इस बीच कुछ खास परिस्थितियों में ये जीवन एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा भी करता है। मंगल से जीवन धरती पर स्थानांतरित होने की संभावना पर हम आगे बात करेंगे। लिहाजा फिलहाल जो मुद्दा हमारे लिए अहम है वो मंगल की रचना और वहाँ जीवन की उत्पत्ति को लेकर है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें अतीत में चलकर सौरमंडल के जन्म को देखना होगा। दरअसल ये बात है आज से करीब 4.5 अरब साल पहले की, जब मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद ओराइन नेबुला ने एक तारे को जन्म दिया था। ये तारा आकार में काफी बड़ा और गर्म था। अपनी शुरुआती अवस्था में होने के कारण इसमें बहुत से आंतरिक और बाहरी बदलाव आए, और उन्हीं बदलावों के कारण हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। अब जाहिर है, जब हमारे ये ग्रह इसी आग के धधकते गोले से बने थे तो इन्हें भी बेहद गर्म होना चाहिए था। ऐसे में ये भी कई लाखों सालों तक सूरज से निकली गैसों और गर्मी के कारण सुलगते रहे, मगर बीतते वक्त ने इनके भीतर की आग को शांत कर दिया। इनमें व्याप्त हाइड्रोजन और हीलियम हल्की होने के चलते ऊपर उठ गई, और नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन जैसी गैसों ने सतह पर डेरा डाल लिया। हालांकि सौरमंडल का ये विकास 2 अलग अलग अवस्थाओं में हुआ। इनमें से एक अवस्था थी सख्त चट्टानों से लैस ये रॉकी प्लैनेट्स, तो वहीं सूरज से बेहद दूर जा चुके प्लैनेट्स पूरी तरह से गैसों से बने थे। 8 ग्रहों के इस परिवार में एक था मंगल ग्रह, जहां इस थ्योरी के अनुसार जिंदगी ने सबसे पहले जन्म लिया। जी हाँ, पृथ्वी से भी पहले मंगल पर जीवन पनपा। मंगल ही वो ग्रह था जो सूरज से मिली आंच को बुझाकर ठंडा पड़ चुका था। वहां तापमान जीवन की उत्पत्ति के लिए भी
बिल्कुल अनुकूल था। ऐसे में यहाँ सबसे पहले लाइफ को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स ने जन्म लिया, जिसकी तलाश में आज हम पूरा मंगल ग्रह खंगाल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्शियन वाटर की, जो आज से 20 करोड़ सालों पहले मंगल की सतह पर झीलों, समुद्रों और नदियों के रूप में व्याप्त था। तरल पानी से अटे हुए इन्हीं महासागरों में सबसे पहले जीवन ने सांसें भरी। वास्तव में ये जीवन सूक्ष्म जीवों या फिर यूं कहें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में व्याप्त था। थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि किसी भी ग्रह पर जीवन का जन्म सबसे पहले इन्हीं बैक्टीरियाज के रूप में होता है, और अब यही बैक्टीरियल लाइफ अलग अलग बायोलॉजिकल वेरिएशंस के थ्रू ग्रो करती है, तो ये एक एडवांस सिविलाइजेशन का रूप ले लेती है, ठीक हम इंसानों की तरह। वैज्ञानिकों का इस बात पर विश्वास है कि मंगल पर भी जीवन कुछ इस ढंग से चरणबद्ध रूप में विकसित हुआ होगा। वहाँ भी पानी से निकलकर ये जीव पहले खुश्क जमीनों तक पहुँचे होंगे, और फिर वक्त के बीतने के साथ ही वो इंसानों जैसी किसी बेहद समझदार और सूझबूझ रखने वाले प्राणियों में परिवर्तित हो गए होंगे। मंगल का ये निजाम उसे वर्तमान की पृथ्वी की तरह ही बना देता है। अब वहाँ पर जीवन पनपने और विकसित होने के स्तर पर आ जाता है, जिसके बाद मंगल की इस जीवन यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ पर भी ठीक हमारी पृथ्वी की तरह जीवन फलने फूलने लगता है। मंगल के संदर्भ में शायद आप ऐसा ही कुछ होने की कल्पना कर रहे होंगे, मगर यहाँ हम आपके इमेजिनेशन के पर काट उन्हें वास्तविकता के पैमाने पर लेकर आते हैं। दरअसल मंगल का ये लाइफ एक्सपीरियंस ना ही कभी इतना रोमांचक था और ना ही वो कभी इतने सारे पड़ाव देख सका। इस कहानी का दी एंड हमारी सोच से कहीं पहले हो गया था। दरअसल जब लाइफ का ये माइक्रोबियल स्वरूप मंगल के जलाशयों में पनप रहा था, तो अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने ग्रह से जीवन का पूरी तरह से खात्मा करके रख दिया। दरअसल वो वाकया है मंगल से टकराए उस एस्टेरॉयड का, जिसने मंगल पर पनप रही जिंदगी को तबाह करके रख दिया। इस परिकल्पना के अनुसार एक तेज गति से आता हुआ एस्टेरॉयड अचानक मंगल के वायुमंडल में दाखिल होता है और पल भर में ही उसकी सतह से टकराकर बर्बादी का वो मंजर गढ़ता है जिसे सोच पाना भी मुश्किल है। ये टकराव इतना भयंकर था कि वहां अमेरिका जितने बड़े क्षेत्र में एक बड़ा गड्ढा बन गया। मंगल की सतह पर मौजूद ढेर सारे पदार्थ, जिसमें सूक्ष्म धूल कणों से लेकर भारी भरकम चट्टानें तक शामिल थीं, वो फटकर क्षत विक्षत हो गईं। आसमान में धूल का ऐसा गुबार उठा जिसने अपनी परछाई तले पूरे मंगल को ही ढक लिया। सूरज की रोशनी के अभाव में पूरे मंगल ग्रह पर एकदम अंधेरा छा गया। हजारों सालों की जीवंत प्रक्रिया के तहत जिन लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर्स का जन्म हुआ था, वे सब अब धीरे धीरे कर मरने लगे। और अब ये कहानी फास्ट फॉरवर्ड होकर हमारे आज के दिनों में आ गई। आज मंगल एक बेजान और बंजर पड़ा हुआ ग्रह है। यहाँ ना तो सांसें भरने के लिए हवाएं हैं और न ही प्यास बुझाने को पानी, और जीवन की कल्पना कर पाना तो लगभग नामुमकिन ही है। जहाँ एक और मंगल ने बर्बादी के इस आलम को देखा, वहीं धरती का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अब तक भी पृथ्वी एक गर्म सुलगता हुआ गोला ही था। लपटों के बीच झुलस रही इस पृथ्वी से एक बेहद बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था, जिसने इस गोले के 2 टुकड़े कर दिए। बड़े टुकड़े पर आज हम रहते हैं और छोटे टुकड़े को हम चांद कहते हैं। जहां एक और मंगल पर इस टकराव ने जीवन को बर्बाद कर दिया, वहीं धरती पर इसी टकराव से जीवन आबाद हुआ। वास्तव में ये एक बेहद चमत्कारी संयोग था, जिसके होने से भविष्य में पृथ्वी पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनने लगीं जो इस जलते सुलगते ग्रह को जीवन से भरपूर एक हरे भरे ग्रह में बदल देने वाला था। जहां एक और धरती पर जीवन पनपने की तैयारी में था, तो वहीं मंगल पर मरघट की शक्ल ले चुका नजारा सामने आ रहा था। मगर वो कहते हैं ना कि रोशनी की एक छोटी से छोटी किरण भी अंधेरे को चीरने के लिए काफी होती है। ठीक ऐसी ही एक रोशनी के साथ मंगल ने भी अपना काया पलट शुरू किया था। एस्टेरॉयड से हुई भयंकर टक्कर के बाद एक बार फिर यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने मंगल को दोबारा सांसें भरने पर मजबूर कर दिया। और इस बार जिंदगी की ये शुरुआत हुई मंगल पर मौजूद ज्वालामुखियों से। अतीत में हुए टकराव ने मंगल की सतह पर मौजूद सारा पानी तो लुप्त कर दिया था, मगर अब भी मंगल की सतह के नीचे भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर के बहुत से सोर्सेज बाकी थे। और यही ग्राउंड वाटर कुछ वक्त बाद ज्वालामुखियों के संपर्क में आकर भाप बनकर मंगल के वायुमंडल में उड़ गया। ऐसे में मंगल की फिजाओं में एक बार फिर बहार आई। एक बार फिर यहाँ बादलों के बनने की शुरुआत हुई और आसमान से जमीन पर पानी फिर बरसा।
जिसके बाद फिर एक बार वो माइक्रोबैक्टीरियाज पनपने लगे। मगर अफसोस, यहाँ जिंदगी ज्यादा देर तक सांसें न भर सकी। सूरज से बेहद दूर होने के कारण यहाँ सर्दी काफी ज्यादा हो गई थी और मंगल के गर्भ में अब उतनी गर्मी भी नहीं बची थी जिसके सहारे वो खुद को गर्म रख सके। ऐसे में वहाँ पर जल्द ही जीवन की इस दूसरी पारी का भी अंत हो गया। मगर वहीं ऑन द अदर हैंड पृथ्वी पर सब कुछ बदल रहा था। यहाँ जो कभी नहीं हुआ था वो हो रहा था। बादल बन रहे थे, पानी बरस रहा था, जीवों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था और पेड़ पौधों ने भी अपने पैर पसारने की शुरुआत कर दी थी। अब यहाँ से केवल धरती को अगले 70 लाख सालों का वक्त और लगना था इस सृष्टि के सबसे समझदार और बुद्धिमान जीवों को जन्म देने के लिए, जो आगे चलकर अपनी सूझबूझ के दम पर इस अतीत को देख पाने की क्षमता रख सकेंगे। जी हाँ, वे प्राणी कोई और नहीं बल्कि हम इंसान हैं, जो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मंगल से जीवन के पृथ्वी पर स्थानांतरित होने की हैरतअंगेज थ्योरी पर भी प्रकाश डालेंगे। तो क्या आप हैं तैयार इस हैरत भरे सफर में शामिल होने के लिए? अपनी राय कमेंट्स में नीचे जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।